हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बीपीएससी एडीओ सीरीज में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। तो इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो कंप्लीट किया था सिंधु घाटी सभ्यता से, और आज हम लोग करेंगे अगला चैप्टर वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो भी थ्योरी होगा, वो मैं कंप्लीट यहाँ करवाऊंगा और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो ज्यादा विलंब न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो वो 2500 से 1900 बीसी तक वो काल चल रहा था। लेकिन 1900 बीसी तक आते आते ये सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। तो उसके पतन के बाद, उसके डिक्लाइन के बाद जो दौर चल रहा था भारत में बेसिकली, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता भारत से ही रिलेटेड है, तो उस समय यह संक्रमण काल का दौर चल रहा था 1900 बीसी के आसपास। तो संक्रमण काल जब चल रहा था तो देखिए बेसिकली वहां पे उस सभ्यता में लोग रह रहे थे। तो लोग क्या होते, गायब नहीं होते हैं, बल्कि वो नए परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। अब जो भी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे हमने देखा था कि उसके पतन में कितने सारे रीजंस थे, बाढ़ की स्थिति थी या फिर व्यापार का मार्ग बदल गया था, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, कोई स्पेसिफिक रीजन तो मिला नहीं था। तो उस समय लोग गायब नहीं हुए, डायनासोर की तरह वो विलुप्त नहीं हुए थे, बल्कि नए परिस्थिति के अनुसार वह ढल गए थे। उसी समय क्या हुआ, उत्तर पश्चिम दिशा से यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड से, अगर मैप में भारत यहाँ पे है तो उत्तर पश्चिम दिशा ये हो गया नॉर्थ वेस्टर्न साइड। इस साइड से कुछ समूह आए जिन्हें हम लोग आर्य बोलते हैं, और वह इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करते हैं। उनका नेचर कैसा था, तो घुमंतु थे, पशुपालक थे, घोड़े और रथ का उपयोग करते थे, और वह नेचर की पूजा करते थे। नेचर के, प्रकृति के विभिन्न देवी देवताओं की वह पूजा करते थे। तो लगभग 1500 बीसी आते आते वो लोग माहौल के अकॉर्डिंग वह ढलने लगे, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग वह ढलने लगे। और यही जो काल था, वो सभ्यता जो बनी, उसको बोलते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता। तो इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, खास करके ऋग्वेद से, जो सबसे पुराना वेद है। तो चलिए वैदिक सभ्यता के बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं। तो किसी भी सभ्यता के बारे में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वह सभ्यता के बारे में हमें पता कहाँ से चला, कौन कौन से सोर्सेस थे, फिर उसके बाद उसका जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं, तभी कोई सभ्यता के बारे में अच्छे से पता चलता है। तो देखिए इसका जो सोर्सेज है वैदिक सिविलाइजेशन का, सबसे पहले हम लोग कार्यकाल देख लेते हैं इसका। तो 1500 से लगभग 600 बीसी तक ये सभ्यता थी। प्राइमरी सोर्सेज यानी मुख्य स्रोत कहाँ से हमें मिलते हैं इस सभ्यता के बारे में, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे ज्यादा हमें ऋग्वेद से मिलता है। कुछ और सोर्सेज क्या है, तो अन्य ग्रंथ जैसे ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गए, और उपनिषद से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। फिर कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी हमें मिले हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जैसे पेंटेड ग्रे वेयर। वेयर का मतलब होता है कोई बर्तन, जैसे अभी आप लोग देखते हैं उसको कुकिंग वेयर बोला जाता है, टपर वेयर। तो ये सब क्या होता है, या तो खाना बनाने के लिए वो इस्तेमाल होता है या फिर उसको स्टोर करने के लिए। तो पेंटेड ग्रे वेयर मतलब कि वह पेंट किया हुआ बर्तन जो था, उसी के थ्रू वह खुदाई के दौरान हमें मिला, तो उससे हमें इस सभ्यता के बारे में पता चलता है। भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें तो ये किस क्षेत्र में ये सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था, तो सप्त सिंधु क्षेत्र। देखिए सप्त सिंधु क्षेत्र कहने का मतलब पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत। तो पंजाब हो गया आपका ऐसे भी पश्चिम में, और उत्तर पश्चिम जो एरिया हो गया, उसी एरिया में ये वैदिक सभ्यता फ्लॉरिश की थी। ये बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे 2 फेजेस में। एक होता है आपका अर्ली फेज, जो जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्व वैदिक काल या फिर वैदिक काल। उसका टेन्योर था 1500 से लेके 1000 बीसी तक। फिर उसके बाद पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 बीसी तक। देखिए दोनों में डिफरेंसेस है, दोनों का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ में डिफरेंसेस है। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 से लेके 1000 बीसी तक था। तो चलिए देखते हैं पूर्व वैदिक काल का ज्योग्राफी और सोसाइटी, मतलब किस क्षेत्र में यह बसा हुआ था और उसका सामाजिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्र देखेंगे, तो ये पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में बसा हुआ था यह सोसाइटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यह एक नगरीय व्यवस्था नहीं थी, बल्कि ग्रामीण व्यवस्था थी, ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उसके डिटेल्स हमने पढ़े थे, जैसे घर बनाए गए थे पक्के ईंटे से और ग्रिड पैटर्न पे। लेकिन यह जो थी वैदिक काल, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगर हम लोग सोसाइटी की बात करें तो एक ग्रामीण समाज कैसा होता है, पेट्रियार्कियल यानी पितृसत्तात्मक, और मोस्टली वहां जॉइंट फैमिलीज देखने को मिलते हैं। वर्ण व्यवस्था जो थी वह कठोर नहीं थी पूर्व वैदिक काल में, और वह पेशे पे आधारित थी। मतलब जो भी पेशा वो कर रहे हैं उस हिसाब से उनका वर्ण जो है डिसाइड होता था। महिलाओं की स्थिति उच्च थी पूर्व वैदिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता में और उच्च थी, फिर पूर्व वैदिक काल में भी वो मेंटेन रही उच्च थी, लेकिन फिर बाद में ये धीरे धीरे डिक्लाइन होती है।
उत्तर वैदिक काल से। अगर इसकी अर्थव्यवस्था को हम लोग देखें, लोग क्या करते थे जीवन यापन करने के लिए, मोस्टली वो लोग पशुपालन में इन्वॉल्व थे, यानी पशुपालक अर्थव्यवस्था थी। और वो दर्शाता था, जिनके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वो संपत्ति को दर्शाता था। जैसे आज के जमाने में हम लोग संपत्ति किसी की कैसे देखते हैं, उनके पास घर है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, इन सब चीजों पे, किसी के पास आईफोन है तो उससे हम लोग ये जज करते हैं कि उनके पास संपत्ति है। लेकिन वैदिक सभ्यता की अगर बात की जाए, जिनके पास गाय है वह संपत्ति डिनोट करता था। कृषि जो थी वह सीमित थी, क्योंकि इस समय जो मुख्य अर्थव्यवस्था थी वह पशुपालन थी। घोड़े व रथ का उपयोग किया जाता था और बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स फॉर गुड्स, वस्तु के बदले वस्तु। कोई भी उस समय सिक्का नहीं चलता था, कोई मुद्रा नहीं चलता था। चलिए अब आगे देखते हैं इसके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो जन आधारित शासन था, यानी ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, और उसके जो प्रमुख होते थे राजन, यानी कि जनजाति की रक्षा वो करते थे। सभा और समिति प्रभावशाली थे उस समय। अब सभा और समिति क्या होते हैं, तो यहाँ देखिए उसका एक्सप्लेनेशन है। सभा कुछ ऐसे वरिष्ठों और कुलीनों, कुलीनों कहने का मतलब एलिट्स, जो एक विशेष वर्ग के होते हैं, कि एक छोटी परिषद थी जो न्यायिक और सलाहकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती थी। वहीं अगर हम लोग समिति की बात करें तो यह आम लोगों की एक बड़ी सभा थी जो राजनीतिक और दार्शनिक मुद्दों पर विचार विमर्श करती थी, और जिनमें अक्सर राजा को चुनने या फिर से चुनने का अधिकार होता था। तो समिति भी पावरफुल थी, सभा भी पावरफुल थी। किसी तरीके का कोई कर व्यवस्था उस समय विकसित नहीं हुई थी, यानी कि कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। फिर आइए देखते हैं किस तरीके का धर्म अपनाया गया था। तो बेसिकली लोग जो पूजा पाठ करते थे, नेचर की ही पूजा करते थे, प्रकृति पूजा, जैसे इंद्र, युद्ध के लिए अग्नि, वरुण। किसी तरीके का कोई मूर्ति पूजा नहीं करते थे। यज्ञ होता था लेकिन वह सरल था, और ऋग्वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे या इस्तेमाल किया जाता था, मतलब वो पूजा पाठ में। फिर आइए यहाँ हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल। यहाँ से चीजें जो है बदलना शुरू होती है। इसका ज्योग्राफी और सोसाइटी हम लोग देखें तो इसका जो एक्सपेंशन था, इसका क्षेत्र विस्तार हुआ था, ये गंगा यमुना दोआब तक विस्तार हुआ था। समाज अधिक जटिल हो गया था, वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। उस समय आप कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था जो थी अपनाई गई थी, और महिलाओं की स्थिति में गिरावट यहीं से शुरू होती है। इस समय देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, लोहा की खोज हुई थी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में। तो देखिए उस समय क्या थी, कृषि मुख्य आधार थी। पहले हमने देखा पूर्व वैदिक काल में उस समय क्या मुख्य व्यवसाय थी, तो पशुपालन। यहाँ पे चीजें बदल गई, कृषि हो गई मुख्य आधार। लौ धातु यानी कृष्ण आयस का उपयोग, तो लौ धातु को कृष्ण आयस बोला जाता है। ये देखिए इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इन सब टर्म को याद रखिएगा। लोहा उस समय इस्तेमाल होने लगा था उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में लोहा नहीं इस्तेमाल होता था, ना ही आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में खास करके ब्रॉन्ज एज था, मतलब कांस्य युगीन सभ्यता थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहा इस्तेमाल होने लगा था, और उसको बोला जाता था कृष्ण आयस। अधिशेष उत्पादन बढ़ा। अधिशेष उत्पादन कहने का मतलब कि जो हम लोग कंज्यूम करने के लिए उगाते हैं उसके बाद जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अधिशेष। इंग्लिश में उसको बोला जाता है सरप्लस। और व्यापार इस समय बढ़ गया था। सिक्कों का उपयोग होने लगा। कुछ मुद्राएं थी जैसे निष्क हो गया, शतमन हो गया, इन सब का इस्तेमाल बढ़ गया था। लेकिन पूर्व वैदिक काल में ये सब चीज नहीं थी। अब इसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो राज्यों का विस्तार हुआ था, वंशानुगत राजतंत्र आई। वंशानुगत राजतंत्र कहने का मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा अधिक शक्तिशाली हो गया, सभा और समिति का पतन हो गया। जब वंशानुगत राजतंत्र हो गई, जब राजतंत्र की स्थिति हो गई, तब सभा और समिति का पतन होना ही है, वह कमजोर पड़ेगी ही। और नए अधिकारी नियुक्त किए गए जैसे संग्राहित्री, सूत और ग्रामीण। इनके बारे में हम लोग आगे एमसीक्यू में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में और क्या बदलाव आए थे धार्मिक जीवन में, तो यहाँ नए देवी देवताओं को और जोड़ा गया। प्रजापति जो सृष्टिकर्ता के नाम से जाने जाते थे, फिर विष्णु हो गए, रुद्र हो गए, आगे चलकर उन्हें शिव का दर्जा मिला था। यज्ञ जटिल हो गए और महंगे हो गए। पूर्व वैदिक काल में यज्ञ जो था वह सिंपल था, लेकिन इस समय जटिल हो गया और महंगा हो गया। कर्मकांड का विकास हुआ, रिचुअलिज्म जिसको बोलते हैं, और पुरोहितों की प्रधानता यहाँ से बढ़नी शुरू हो गई। उपनिषदों की वैचारिक नींव यहाँ पे रखी गई। उसके बाद आइए यहाँ हम लोग देखते हैं कंपैरिजन पूर्व और उत्तर वैदिक काल में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसका इकोनॉमी, फिर महिलाओं की स्थिति, वर्ण व्यवस्था के बारे में और धार्मिक जीवन के बारे में। तो अगर हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में देखें यहाँ पे, तो ये प्रारंभिक यानी कि पूर्व वैदिक काल में क्या थी, पशुपालन, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोग कृषि अपनाए हुए थे। फिर महिलाओं की स्थिति अगर हम लोग देखें पूर्व वैदिक काल में, तो महिलाओं को सम्मान यहाँ मिलता था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, महिलाओं की जो अधिकार है वह सीमित हो गई। वर्ण व्यवस्था प्रारंभिक यानी कि पूर्व वैदिक काल में लचीली थी।
कर्म के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यही चीज आके कठोर हो गया, जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था डिसाइड होने लगी। और अगर धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो पूर्व वैदिक काल सरल धर्म उस समय अपनाए हुए थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जटिल कर्म कांड ये सब स्टार्ट हो गया था। यज्ञ जो है एक प्रेस्टीज का सिंबल था। तो देखिए यही सब जो कर्म कांड और ये इन सब की वजह से आगे जाके नए धर्म का परिवर्तन होता है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का इंट्रोडक्शन होता है। तो वो हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा वैदिक सभ्यता से रिलेटेड थ्योरी। अब आइए इस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के इतिहास का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा वेद है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ये तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, ऋग्वेद जिसका कार्यकाल था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, यानी कि लिटरेरी सोर्स है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरस्वती। देखिए सरस्वती नदी डायरेक्टली नाम नहीं यूज किया गया है, बल्कि इसको नदीत्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में कृष्ण आयस किस धातु को कहा गया है? तो ये आप सभी को याद होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहा। कृष्ण आयस मतलब काला धातु और काला धातु मतलब लोहा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक वैदिक समाज की मुख्य राजनीतिक इकाई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्व वैदिक जो काल था उसकी समाज में मुख्य राजनीतिक इकाई क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जन। देखिए जन यानी कि जनजाति मुख्य इकाई थी। जनपद बाद में बने, फिर जनपद के बाद महाजनपद बना। तो ये बेसिक यूनिट के बारे में अगर पूछा जाए तो वह जन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी सभा जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करती थी? तो ये देखिए सभा और समिति के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था मैंने। तो ये पूछा जा रहा है कि जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समिति। समिति में आम जन भाग लेते थे, लेकिन जो सभा थी उसमें क्या थे, उसमें कुछ वरिष्ठ और कुलीन लोग ही इन्वॉल्व होते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रमुख देवता कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंद्र। इंद्र का वर्णन 250 से ज्यादा मंत्रों में है ऋग्वेद के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मण्स। ब्राह्मण जो है एक तरीके का ग्रंथ है, किसी जाति विशेष को यहाँ नहीं दर्शाया जाता। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों तथा पुरोहितों का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादू टोने व औषधीय मंत्र मिलते हैं? तो जितने भी वेद हमने पढ़े हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सब कुछ न कुछ स्पेशल टास्क के लिए बने हुए थे। जिस वेद में जादू टोने और औषधीय मंत्र मिलते हैं वह वेद था अथर्ववेद, यानी ऑप्शन बी। तो अथर्ववेद में जादुई औषधीय मंत्र शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में गविष्टि का अर्थ है। गविष्टि एक वर्ड यूज किया जाता था ऋग्वेद में, उसका मीनिंग यहाँ पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गायों की खोज या फिर छापामारी। गोधन के लिए होने वाले संघर्षों को गविष्टि कहा गया है। गाय चोरी हो जाती थी, कोई ले जाते थे, तो उसके खोज के लिए एक तरीके का संघर्ष होता था, क्योंकि गाय जो है संपत्ति को डिनोट करता था, वेल्थ को डिनोट करता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। देखिए यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा गया है। अगर डायरेक्ट वर्ण व्यवस्था के बारे में पूछा जाता तो डायरेक्टली हम लोग आंसर करते कि वह 10वें मंडल में मिला है, लेकिन यहाँ पुरुष सूक्त के 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन के बारे में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर वैदिक काल में सृष्टिकर्ता देवता के रूप में कौन उभरे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रजापति। प्रजापति को सर्वोच्च सृष्टिकर्ता माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रारंभिक आर्यों का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो क्वेश्चन है बेसिकली पूर्व वैदिक काल से रिलेटेड, उनका मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र वो पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत को डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रारंभिक वैदिक काल की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो ये मैंने पढ़ाया था कि पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में आर्थिक गतिविधि क्या थी। तो पूर्व वैदिक काल की आर्थिक गतिविधि थी पैस्टोरलिज्म, यानी कि पशुपालन। तो पशुधन को ही मुख्य संपत्ति मानते थे और इसी में लोग इन्वॉल्व थे, पशुपालन में ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक काल में निष्क का अर्थ है। तो निष्क देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, ये अगर ध्यान में होगा तो इसका आंसर आप लोग तुरंत टिक कर दीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण। बाद में यह करेंसी के रूप में इस्तेमाल होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस वेद को मंत्रों का ग्रंथ कहा जाता है, यानी बुक ऑफ चैंट्स बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामवेद। सामवेद में संगीतबद्ध ऋग्वैदिक मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा वैदिक ग्रंथ दार्शनिक है, फिलोसॉफिकल है नेचर में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपनिषद।
उपनिषद यानी कि वेदांत दर्शन का आधार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कौन से काल में सभा व समिति का पतन हुआ? तो देखिए स्टार्टिंग में जो पूर्व वैदिक काल था उस समय सभा और समिति पावरफुल थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, राजतंत्र स्टैब्लिश हुआ। जब राजतंत्र स्टैब्लिश होगा तो सभा और समिति कमजोर पड़ेगी ही, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल। इसको बोला जाता है लेटर वैदिक। राजतंत्र के बढ़ने से सभाओं का महत्व घटा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता प्रमुख हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णु। विष्णु एक प्रमुख पालनकर्ता देवता बने थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक समाज में वंश या कुल के अर्थ में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? देखिए वैदिक समाज में डायरेक्टली ये वंश या फिर कुल नहीं इस्तेमाल होता था, बल्कि उसके बदले में कोई एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। उसी के बारे में यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विश। विश मतलब होता है कई कुलों का समूह, बाद में प्रशासनिक इकाई ये बना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा वैदिक ग्रंथ कर्म कांड से दर्शन की ओर संक्रमण को दर्शाता है? मतलब कि ऐसा वैदिक टेक्स्ट जो कि ट्रांजिशन दिखाता है रिचुअलिज्म टू फिलोसफी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आरण्यक। आरण्यक जो है ये यज्ञ कर्म और उपनिषदों के दर्शन के बीच का सेतु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वैदिक ग्रंथों में किस पशु का सबसे अधिक उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉर्स यानी कि घोड़ा। अश्व यानी कि घोड़ा गति और शक्ति का प्रतीक था। अश्वमेध यज्ञ में प्रमुख भी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर वैदिक काल में कौन सा यज्ञ राजा की सत्ता को मजबूत करता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ राजकीय प्रभुत्व का प्रतीक था, ये सोवर्निटी दिखाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर वैदिक शासन में बलि का अर्थ क्या है? बलि लोग यहाँ कंफ्यूज करेंगे सैक्रिफाइस से, लेकिन इसका अर्थ होता है टैक्स। ये पूर्व वैदिक काल में टैक्स सिस्टम नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बलि जो है यानी कि टैक्स वह फॉर्म हो चुका था। बलि एक स्वैच्छिक से अनिवार्य कर में बदल गया था उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक परंपरा में गोत्र का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि समान पूर्वज से वंश। तो आज के समय में भी ये वर्ड हमें सुनने को मिलता है गोत्र, तो गोत्र किसी ऋषि से उत्पन्न वंश को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वैदिक ग्रंथों में सृष्टि व्यवस्था के रक्षक किसे माना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वरुण। वरुण जिनको ऋत बोला जाता है या फिर ये सृष्टि व्यवस्था के देवता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, वैदिक काल में विवाह का मुख्य स्वरूप क्या था? देखिए उस समय विवाह होते थे, लेकिन उसका कोई एक नेचर था, जो कि यहाँ पूछा जा रहा है कि मेन फॉर्म ऑफ मैरिज था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोनोगैमी यानी कि एक पत्नी प्रथा। एक पत्नी प्रथा सामान्य थी, अनुरूप भी थे। बाकी ये सब भी एग्जिस्ट करते थे, जैसे बहुपति प्रथा, बहुविवाह यानी बहुपत्नी प्रथा, और नियोग जिसमें देवर विवाह प्रथा था। तो ये सब चीज भी प्रचलित थे, लेकिन सबसे फेमस जो था वह मोनोगेमी था, यानी एक पत्नी प्रथा, वो सबसे ज्यादा फेमस था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक तरीके का ग्रंथ है, लेकिन यहाँ इसका लिटरल मीनिंग पूछा जा रहा है, शाब्दिक अर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समीप बैठना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा ग्रंथ संहिताओं की व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण्स। ब्राह्मण बेसिकली क्या है? तो ये वैदिक मंत्रों का कर्मकांडीय व्याख्या है, यानी कि रिचुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक हाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, रत्निन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण अधिकारी। वैदिक सभ्यता में रत्निन वर्ड यूज किया जाता था महत्वपूर्ण अधिकारी को डिनोट करने के लिए, यानी कि राजा के महत्वपूर्ण अधिकारी व सहयोगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और बहुत लोगों को ये क्वेश्चन पसंद भी आएगा, कौन सा वैदिक विवाह प्रकार पारस्परिक चयन पर आधारित था, यानी कि बेस्ड ऑन म्यूचुअल चॉइस था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंधर्व। गंधर्व का मतलब ये होता है प्रेम विवाह। तो ये देखिए प्रेम विवाह जो है, लव मैरिज, उसी टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है, ये कुछ नया नहीं है, बल्कि उसी टाइम से यानी वैदिक सभ्यता से ही एग्जिस्ट कर रहा है। बस ये क्या होता है, हर सभ्यता में इसका नेचर चेंज होता है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा वैदिक सभ्यता से रिलेटेड थ्योरी और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग कुछ नया टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। और आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस QR कोड को क्लिक करके,